प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी का पार्ट नंबर 60। इससे पहले 59 पार्ट करवा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट सीरियल वाइज मिल जाएंगे, सारे आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी तो करवा ही रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे पेपर जितने भी रेलवे में अब तक पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे हम करवा रहे हैं एक साथ। और सभी की प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दिया है ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 2018 की जो वैकेंसी आई थी, 2018 के क्वेश्चंस बहुत सारे 2019 वाली वैकेंसी में रिपीट हुए थे। और 2018 में जो रिपीट हुए थे वो 2016 में जो वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की, उसमें रिपीट हुए थे। तो ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो 2018 में पेपर हुआ था टीसीएस ने करवाया था, 2019 में भी टीसीएस ने करवाया था, और इस समय भी जो 2024 का होगा उसको भी टीसीएस ही करवाएगी। तो क्वेश्चन का लेवल वही रहने वाला है, 19-20 थोड़ा बहुत होगा, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्तों, उनको मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कौन सा रिपीट हुआ है। तो आप उसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा कभी रिपीट हो तो आपसे गलत ना होने पाए। दोस्तों, चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें और आप एक सीट अपनी पक्की कर पाएं 2024 की वैकेंसी में। पहला क्वेश्चन है आज का, हमारी जिह्वा यानी कि जो जीभ होती है पर कौन सा अभिग्राही यानी कि रिसेप्टर स्थित होता है। तो रस संवेदी होता है दोस्तों। आपने देखा होगा, जैसे कि मान लो कि ये जीभ है हमारी, इसमें डॉट डॉट करके बने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, चूसक कह सकते हो एक हिसाब से। जो भी रस संवेदी होते हैं, गस्टेटरी होते हैं, यही क्या करते हैं, जब इसी के अंदर पहुंचता है जो भी हम चीज खाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा इसका टेस्ट कैसा, नमकीन है, कड़वा है, मीठा है, क्या है, तो पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है। इसको थोड़ा जूम करता हूं यहाँ पर। तो देखो, कहने का मतलब है कि ये DFHJ को हमने ये लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे आया। D के बाद F आया है, D के बाद E आया है, F के बाद H आ गया है। तो देखो, F के बाद जो H आया है, कितने गैप हो गया, तो देखो G एक का गैप है तभी तो H आया होगा। तो ठीक वैसे ही देखो, O के बाद डायरेक्ट आ जाएगा P। अब दूसरे वाले में एक का गैप करना है, तो देखो Q के बाद R का गैप करो तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, यानी कि PS होगा स्टार्टिंग में। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में PS दिया है, तो केवल पहला ही है, वही उत्तर सही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वहां पर स्मार्ट तरीका यही अपनाना है। क्वेश्चन में जितने भी टॉपर होते हैं वो यही तरीका अपनाते हैं। देखो, हमें पता चल गया कि PS आएगा स्टार्टिंग में, और किसी ऑप्शन में PS नहीं दिया, सिर्फ पहले वाले में है। तो बस अब आपको आगे वाले मैच नहीं करना, इससे टाइम वेस्ट होगा आपको। बस इतना ही टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरे बताऊंगा। तो देखो, H के बाद आया है K, तो H के बाद कितने गैप है, IJ 2 का गैप है, तो वैसे ही S के बाद 2 का गैप कर दो। TU तो क्या आएगा, V आएगा, तो देखो यहाँ पर V लिखा है। ठीक वैसे ही J के बाद N आया है, आगे हमने गैप एक 3 बढ़ा दिया होगा। KLM यानी कि 3 का गैप, तो वैसे ही देखो U के बाद क्या आता है, U के बाद आएगा VWX, इनका गैप रहेगा तो आ जाएगा Y, तो आगे आएगा Y, देखो आ रहा है। तो बस सही उत्तर हमारा पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बस आपको शॉर्ट तरीका अपनाना है, ऐसे ही आप करना। 1932 का पूना एक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्तांतरित किया गया था। तो ये हस्तांतरित किया गया था दोस्तों, यानी कि हस्ताक्षर हुए थे। तो पूना पैक्ट में महात्मा गांधी थे और BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। 1932 की बात है पूना एक्ट। देखो, एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूना एक्ट समझौता कब हुआ, और डेट भी दे दिया जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि 1932, 1933 ऐसे करके दे दिया जाता है। तो आप याद रखना 1932 पूना एक्ट समझौता, इसके बीच महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहते हैं। तो आप बताओ, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलोगे आप, त्रिभुज बोलोगे। और त्रिभुज को क्या बोल दिया गया यहाँ पर, त्रिभुज को कहते हैं वर्ग। क्या नाम दिया गया है, वर्ग। तो बस इसको हम बोलेंगे वर्ग। तो देख लो, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें गलती ये कर जाते हैं, जैसे देखो वृत्त को त्रिभुज कहते हैं,
तो ये भी कहते हैं कि भाई ये त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज का मतलब वृत्त हो गया, तो वृत्त में टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि रियल में ये है क्या, ये है त्रिभुज। अब त्रिभुज को आपको बोलना क्या है, वर्ग बोलना है, तो बस वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, प्रत्येक वृत्त में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयां होती हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, तो वक्राणु कहते हैं, इन्हें फ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी की तीन भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अन्य एक त्रिभुज है डीईएफ, इसकी एक भुजा 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी के जो कि समान ही है, यानी कि ये और ये लगभग समान है। तो त्रिभुज डीईएफ का सबसे बड़ा संभाव्य, यानी कि जो सबसे बड़ा पॉसिबल हो, अधिकतम परिमाप क्या होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। इसमें एक मान लो कि त्रिभुज है, ये मैंने मान लिया कि एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें से ए बी सी मान लिया, तो ए बी और सी मान लेता हूं। अब देखो त्रिभुज की लंबाई ए बी में मान लेता हूँ 6 और बी सी को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कितना दिया 4, तो ये हो जाएगा 4 और लास्ट दिया है वो 9, तो ये हो जाएगी 9। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आपने ऐसा क्यों बनाया, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लो। अब आगे देखो, अब दूसरा बनाना है एक त्रिभुज, तो दूसरा मैंने बना दिया ऐसे करके। ये क्या नाम दे देंगे इसका, डी ई और एफ हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कहना क्या चाहता है, सबसे बड़ा परिमाप बताना है जो कि संभव हो। तो देखो यहाँ पर 36 दे के रखा है, तो 36 का मतलब है कि एक भुजा इसकी कोई ना कोई 36 होगी। तो आप बताओ सबसे छोटी भुजा जो होगी, अगर हम उसको 36 बना देंगे तो सबसे बड़ा परिमाप यही तो हो जाएगा। तो देखो 4 जो है, 4 में कितना गुणा कराना पड़ेगा कि 36 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, इसका मतलब 9 चौक 36 हो गया। तो देखो जहां पर ये भुजा 4 थी, तो वहीं पर इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ये 4 थी और हमने इसको 36 कैसे निकाल लिया, तो ये देख लो इसको 36 लिखा गया, तो मान लो कि ये भुजा वाली 36 लिख दिया गया है। ठीक है, जो सबसे छोटी भुजा थी। अब अगर ये बताओ कि 4 क्यों हमने 36 लिख दिया है, तो 9 को क्या लिखेंगे, तो हमने 4 से किससे का गुणा कराया कि 36 हो गया, तो 9 का गुणा कराया है। तो 9 का गुणा यहाँ कराओ तो 9 9 81 और 9 छाक 54 हो जाएगा, हो गया। अब इन सबको आप जोड़ लो, देखते हैं, ये हो जाएगा 54, 81 और ये लिखा है 36। तो देखो 6 1 7, 4 11, एक बचेगा और 8 5 13, 13 3 16, एक हो जाएगा 17, यानी कि 171 आएगा दोस्तों सबसे बड़ा जो होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट्स को डाउट भी हो रहा हो कि सर ये कैसे आ गया, तो एक बार और देख लो। देखो यहाँ पर कह रहा था कि सबसे बड़ा मान जो कि संभव हो, तो अब देखो ये 36 दिया है, इसकी सबसे छोटी भुजा, इसी को हम मान लेते हैं कि 36 बना दिया गया होगा। तो सबसे छोटी भुजा 36 ये है, तो यहाँ 4 अनुपात में यहाँ 36, तो किसका गुणा कराया 9 से, तो 9 से इस पूरी भुजा का गुणा करा दो यहाँ यहाँ, तो वही आ जाएगा, सबको जोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए देखते हैं इसको। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करली ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये वाला पहले बड़ा वाला लगा है यहाँ, तो बड़ा वाला तोड़ दो। तो देखो अंदर वाले में तो 5 में से 2 गया तो आएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 गुणे में 3, ये मतलब अभी हम इतने की बात कर रहे हैं ये वाले की। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 माइनस का, तो इतना तो हो जाएगा देखो दोस्तों 15 माइनस का। अब इसके अंदर भी देखो ये ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर भागे 10 करेंगे, यानी कि माइनस का 15 भागे में 10, 5 से काटो 5 3 5 दूनी, यानी कि माइनस का 3/2 आया है। इस पूरे को सॉल्व करने पर आया है माइनस का 3/2। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस का 3/2। पहले ये देख लो, तो ये हो जाएगा 24 गुणे में 3 माइनस का 5 और गुणे में 1/3, और इधर कितना आ रहा था, ये आ रहा था, इतना आ रहा था। तो देखो इससे ये कट जाएगा, माइनस इसका बचेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 24 गुणे में 3 माइनस का 5 लिखेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस कर लो आप इसको, प्लस और ये नीचे आ जाएगा 2। अब इसका गुणा आप करा दो, तो ये हो जाएगा कितना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7 72 प्लस का 5/2 हो जाएगा। इसको नीचे 1 मान लो, तो हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 144 प्लस का 5 और नीचे आ जाएगा 2। इसको आप जोड़ लो तो 149 बनेगा, टोटल आ जाएगा 149/2।
तो मैं इसको कहाँ लिखता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आप कहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं इसको हटा कर लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 144 प्लस का 5/2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 144 प्लस का 5 और बटे में 2, कितना आएगा ये 149/2 आएगा। इसको काटिए आप, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, पॉइंट लगेगा यहाँ पर एक के साथ 0, 2 पंचे 10, यानी कि 74.5 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है, कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यही क्रिएट होता है कि हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करें, तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो आप याद रखना कि पहले हमें ब्रैकेट को प्रायोरिटी देनी है, ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरुविक विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। और मुझे अच्छे से याद है कि ये ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन था, ये ग्रुप डी में भी पूछा गया था 2018 की वैकेंसी में। तो आप देख लो यही ग्रुप डी वाला पेपर 19 में आ गया है, वो भी एनटीपीसी के पेपर में आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो साइंस पूरी कॉमन ही रहती है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, सब में वही रहते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, साइंस तो बदल नहीं जाएगी, साइंस तो वही रहती है। ठीक है, तो देखो तो जो पेशी और कोशिका में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पाइरुवेट जो होता है वो किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में टूट जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे जब जोड़ों में, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है तो दर्द किस वजह से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सरलीकरण कीजिए। चलिए भाई इसको सरलीकरण करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इसका। देखो ये रूट के अंदर भी रूट है, देखा तो अंडर रूट देखो ये लिखा है, इसको आप क्या बोलोगे, 6 ही तो बोलोगे। तो बस इसको अगर मैं हटा दूं तो ये हो जाएगा 6, 6 19 कितना होता है 25। तो आप कहेंगे कि अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 25 का मतलब 5 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 5। अब देखो ये तो 5 और ये 8, तो कितना आ जाएगा 8 पन 40, यानी कि 8 गुणे में 5 बराबर आएगा 40। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया है 40। ठीक है, अब ये इसमें ये भी जोड़ दो 185, तो 185 और 40 आप जोड़ दो तो 5 8 4 12 और 1 2 225 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे को हटाकर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इस पूरे को अंडर रूट में 225 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला। तो अब ये बताओ कि अंडर रूट के अंदर 225 जो है वो किसका होता है, तो आप कहेंगे 15 का होता है, 15 15 हम 225 होता है, तो ये आ जाएगा 15। अब देखो ये पूरा हटाकर 15 आएगा तो हमारा बन जाएगा 66 प्लस का 15। अब आप जोड़ लो, ये हो जाएगा 5 6 11, 6 1 7 1 8 81, अंडर रूट 81। तो इसको आप क्या कहेंगे, 9 गुणे 9 कहेंगे। बस एक पेयर बन रहा है तो 9 का निकाल लीजिए बाहर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा करेक्ट आंसर चौथा वाला। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। ठीक है भाई, तो पहले हम ये लिख लेते हैं क्या कहना चाहता है। ये है अनन्या, ये है बबीता और एक मित्र क्या है कविता, तो कविता को मैं लिख देता हूँ के। अब देखो कंपेयर किससे हो रही है, अनन्या और बबीता के पास जो धन है वो कविता की तुलना, यानी कि कविता के पास जो है उसकी बात हो रही है। तो मान लेता हूं मैं कविता के पास 100 रुपए रहे होंगे, तो आप बताओ कि अनन्या के पास 20% कम धनराशि है, तो ये बताओ अनन्या के पास कितना होगा, 100 में से 20 करेंगे तो कितना आएगा 80 रुपए होंगे अनन्या के पास, और बबीता के पास कितने 28% कम। तो 28% कम का मतलब कितना हो गया 72 हुआ होगा। ठीक है, ये तो होगा, इसमें 72 हो जाएगा। अब देखो कहना क्या चाहता है, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, या आप चाहें तो इसको काट कर छोटा कर लीजिए तो भी बात वही है। ठीक है, तो मैं काटता नहीं हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ। के पास अनन्या की तुलना में, तो अनन्या कहाँ पर है, ये है अनन्या, अनन्या के पास 80 रुपए। अब कह रहे हैं बबीता के पास, तो आप बताओ इसके पास 80 थे और इसके पास 72, तो कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 8 का अंतर है। इससे हम तुलना कर रहे हैं, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको नीचे रखते हैं, यहाँ पर 80 रखा। जैसे देखो कह रहा था ना अनन्या की तुलना में, तो की तुलना में मतलब ये अन्य वाला नीचे रहेगा, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुणा करेंगे, 8 से 8 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए,
तो आप कहेंगे 10 बचेगा, यानी कि 1 और 1 0 ये बचेगा, तो 10% उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर इसका चौथा वाला सही हो जाएगा, 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन धमाकेदार दिया है, इसका भी धमाका करते हैं। ठीक है, कहीं भाग के नहीं जा पाएगा। देखो कह रहा है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे है। मान लिया हमने कि मोटर बोट की चाल है x और नॉर्मल चाल उसकी है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, इतनी दे के रखा है। धारा की दिशा में 2 घंटे में दोस्तों 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि आप कहेंगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में समय, यानी कि टाइम। तो दूरी कितना देख रखा है? 28 किलोमीटर, और तय कितनी देर में करता है? 2 घंटे 20 मिनट में। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 2 घंटे 20 मिनट, तो 20 मिनट को क्या लिखूंगा? 20 बटे में 60, क्योंकि मिनट को घंटा बदलेंगे, तो 60, 20 एक कम 20, 20 23 60, यानी कि 2 सही 1 बटे में 3 घंटे। इसको और अच्छा लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि 7 और बटे में आएगा 3। तो जब देखो बटे के नीचे बटे होता है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि गुणे में 3 हो जाएगा। समझ गए? तो 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और 4 3 12। तो इसका मतलब जो चाल आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, धारा की दिशा में चाल। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा करके आगे स्लाइड पे लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आ रहा था कितना? तो ये आ रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आ रहा था सॉल्व करने पर, 4 3 12 हो रहा था ना। तो अब देखो y क्या है यहाँ पर? y है धारा की चाल, और x क्या है इसमें से? नाव की चाल। तो ये हो जाएगा नाव। नाव मतलब कि बोटर बोट, वही है बात है, आप कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो पूछा क्या है हमसे? धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आप बताओ, नाव प्लस धारा है 12 और अकेले जो नाव है वो है 11, तो कितना निकाल देंगे? तो ये 11 आप हटा दो x में से, तो यह x की जगह की 11 रख दो, तो 11 प्लस का y बराबर में 12 और y बराबर 12 माइनस का 11, तो कितना आएगा? y की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटे। या आप टाइम बचाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, यानी कि 12 में से हम क्या करें, क्या आप घटा दें कि 11 बचे, तो आप कहेंगे 1, बस वही एक आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है? तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको धड़ाधड़ आ रहा होगा। तो दोस्तों धड़धड़ा के एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके इस बार, और आपको जी जान लगा देना है क्वेश्चन में, और मैं भी अपनी जी जान लगा दूंगा आपकी तैयारी करवाने में। कुछ भी हो मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, पूरे सारे सब्जेक्ट इसे मैं लगातार करवा रहा हूँ, साइंस भी मैथ भी, और साथ ही साथ टिप्स भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लगातार अगर वीडियो में बने रहेंगे, सारे पार्ट देखते रहेंगे, तो आप देखना जरूर आप कामयाब होंगे और आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, आप खुद ही आप अपने आप से देख लीजिएगा। देखो महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात इतना है, 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। महेंद्र की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो आप देखो कि यहाँ पर वर्तमान में आयु कह रहा है, ठीक है, तो वर्तमान में आयु इतनी कह रहा है 6:7। अब वर्तमान में है, और पहले कितनी थी? 9:11। तो ये क्या पॉसिबल है कि पहले उसकी आयु 6 रही हो, अब हो गई हो 9? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप एक काम करो, इसमें से 2 का गुणा यहाँ करा दो, 2 का गुणा यहाँ करा दो, मतलब आ जाएगा ये लिख करके, ये हो जाएगा 12:14। अब यानी कि पहले थी 12:14, ये महेंद्र है और ये है जावेद यानी कि जे। अब कितनी हो गई है? 15 साल, 15 वर्ष पहले दिया था, तो 15 साल बाद, यानी कि 9:11। अगर हम घटा दें दोनों में, तो अंतर देखो हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है 12 में से 9 यानी कि 3 का, यहाँ भी 14 में से 11 यानी कि 3 का। तो हमारे हिसाब से अंतर आ गया दोस्तों 3 का, और यहाँ पर कितने का अंतर? 15 साल का। तो 15 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 5 आ जाएगा। पूछा क्या है कि महेंद्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो महेंद्र ये है, वर्तमान आयु इसकी 12 है, तो 12 और गुणे में 3 कर दीजिए, माफ कीजिएगा 12 गुणे में 5 कर दीजिए, तो 12 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखो दूसरा सही है। अगर दोस्तों मैं जावेद की पूछ लेता, तो जावेद की हम क्या करते हैं, 1 की वैल्यू हमारी 5 निकली है, तो 14 की वैल्यू 14 गुणे 5 कर देते, 70 आ जाता। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? ये भी क्वेश्चन आया था, लेकिन ये एनटीपीसी में ही आया था। ये पूछा गया था 2018 की वैकेंसी जो आई थी उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन।
वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन पहला। देखो ऐसे याद नहीं हो रहा तो वर्ली याद कर लीजिए। वर्ली कहाँ पर है? वर्ली सी बना हुआ है ना, मुंबई पे बना हुआ है, जो समुद्र में पुल बना हुआ है, बाईपास कह सकते हो, तो ये महाराष्ट्र में है वर्ली, तो बस वर्ली से आप याद रखेंगे। अगला देखो नेक्स्ट, सुनील हर माह अपने मासिक वेतन का 51,000 का 2/17 बचाता है, वह प्रति माह कितनी राशि बचाता है? ठीक है भाई, हर माह बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है? 51,000 रुपये है। 51,000 का कितना बचाता है? 2/17 बचाता है। 17 एकम 17, 17 त्रिक 51, मतलब 3,000 और गुणे में 2 कर दो आप, बराबर आ जाएगा 6,000, जो कि सही उत्तर हमारा हो जाएगा 6,000। ऑप्शन नंबर कहाँ है? दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1972 का शिमला समझौता। देखो दोस्तों, ये समझौता बहुत बार पूछे जाते हैं, शिमला समझौता, जलियांवाला कांड और चौरी चौरा कांड, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 19 और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस बार जरूर कोई ना कोई इनमें से पूछा ही जाएगा। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। देखो इसके पहले कौन एक पूछा गया था? वहां पर पूछा गया था पूना एक्ट पूछा गया था ना, वैसे ही यहाँ पर शिमला समझौता पूछ लिया है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में हस्ताक्षर हुए थे शिमला समझौता जब 1972 में हुआ था। अब आप अपनी कॉपी अगर आपके पास है तो रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, शिमला समझौता 1972, ब्रैकेट में किसके बीच? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, ऐसे भुट्टा खाते रहे होंगे तभी भुट्टो हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट, किसी कूट भाषा में पेट्रोल को ये लिखा जाता है और कोल को ये लिखा जाता है, तो उसी में लोकल को हम क्या लिखेंगे ये बताना है हमको। चलिए भाई समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर पेट्रोल को ये बोला है इसने। देखो हर बार हमें क्रम पे ध्यान नहीं देना। अब देखो इसमें कितने लेटर हैं पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, अब देखो जरा, पी को लिख दिया है उसने 2, ई को लिख दिया है 5, ऐसे कोडिंग कर दिया अपने हिसाब से, जैसे मैच करना हो सही है या गलत। तो एक काम करो, यहाँ पर ओ आ रहा है लास्ट से सेकंड, यहाँ पर भी ओ आ रहा है चौथा, यानी कि ओ का मतलब हो गया 4, यहाँ पर ओ का मतलब देखो हो रहा है 4, एल का मतलब है 6, यहाँ पर एल का मतलब है 6। समझ गए आप? तो आप अंदाजा लगा लेना कि यहाँ से हमें कोड सारे के सारे पता चल गए। अब हमें बताना किसका? लोकल का। तो मैं लिख देता हूँ लोकल CAL। आप बताओ कि एल का कहाँ पर है? तो अभी हमने बताया कि एल का होता है 6, ओ का क्या है? ओ का हो जाएगा यहाँ पर 4, तो आप लिखेंगे 4। इसके बाद देखो सी कहाँ पर लिखा है? ये है पहला वाला, तो इसका पहला 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ए कहाँ पर है? तो ये है लास्ट से सेकंड, तो लास्ट से सेकंड यानी कि पहला नंबर है। एल देखो, एल वाला ये है, एल के बाद 6 यानी कि हो जाएगा 6। तो देख लो 64,816 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला 64,816 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी है दोस्तों मानव शरीर की, वो है महाधमनी। देखो नाम भी इसका महाधमनी है और ये सबसे बड़ी भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा जा रहा है। जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, सारे पार्ट्स देख रहे होंगे, तो उन्हें ये बात पक्का पता होगी कि ये इस हर एक सेट में क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। आप में से बताना अच्छा कितने लोगों को ये पता है ये बात कि ये हर एक सेट में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, जरूर बताना। देखो ये लिखा हुआ है, इसको छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा करेंगे तो इधर कट जाएगा। तो ये 392 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 392। ये है भाग, भाग का अर्थ क्या है? तो भाग का अर्थ है प्लस, तो कर दीजिए प्लस का 28। अब आगे देखो 28 गुणा है और गुणे का अर्थ क्या है? कहीं पर दिया है, ये है गुणे का अर्थ भाग, तो आप कर दीजिए यहाँ पर भाग, भागे 7। अब आगे है माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे आप गुणा 4। फिर आ गया प्लस, तो प्लस का अर्थ है माइनस का 10, ये आएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं भाग को, तो 7 चौक 28 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 392 प्लस का 4 और गुणे में 4, ये क्या है? माइनस है, तो माइनस का 10। फिर भाग के बाद आता है गुणा, तो गुणा करेंगे 392 प्लस का 16 और माइनस का 10। तो चाहे तो आप इन दोनों को जोड़ने के बाद 10 घटा दीजिए या इसमें से घटा के जोड़ दीजिए।
तो चलिए मैं 16 में 10 हटा देता हूँ तो बचेगा 6, और 6 92, 6 98 होता है, तो 398 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि रूल आप हमेशा यही याद रखेंगे कि पहले भाग होता है, इसके बाद गुणा होता है, जोड़, और इसके बाद फिर घटाना होता है। ठीक है, ये हमेशा आप क्रम को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? ठीक है, तो ये है कामिनी। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आगे देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 343 दोस्तों जो लिखा है, ये होता है 7 का क्यूब। कैसे? देखो 7 गुणे 7 और गुणे में 7 करेंगे तो 7 सत्ते 49, यानी कि 49 गुणे में 7 कर लीजिए, 7 नए 63, 7 चौक 28, 6 34, यानी कि 343 आ गया, ये दिया था। मतलब ये है 7 का क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हटाकर 7 का क्यूब अनुपाते में, और ये 13 31 होता है दोस्तों 11 का क्यूब, तो हो जाएगा 11 समानुपाते। ठीक वैसे ही रूल चलेगा। ये 729 किसका होता है? तो आप कहेंगे ये होता है 9 का, ये 9 आएगा यहाँ पर, 9 का क्यूब। अब आगे बताओ आप, तो 7 से 11 हो गया हमारे पास, तो 7 से 11 कितना बढ़ा? 4, तो 9 से आगे 4 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 13। इसका मतलब 13 का क्यूब हो जाएगा। भाई 4 4 ही तो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 4, तो 9 4 13, तो 13 का क्यूब करना है। ये 133 मत समझिएगा, इसको 13 का क्यूब है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 13 का होल क्यूब। तो वही कर लीजिए आप, कितना आएगा 13 का होल क्यूब? 13 13 169, फिर गुणे में 13 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 9 117, बचा 11 हमारे पास, और 13 5 65, 13 6 78, और 78 ये हो जाएगा 1 99, तो 89 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 8 आएगा, और 13 एकम 13, और 13 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 21, यानी कि 2197। ऑप्शन नंबर कहाँ है? दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, 2197। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, इसमें से कह रहा है नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य तीनों राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है? तो ये देखो है उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा है। अब देखो इसको घुमाया किस हिसाब से दिया था, कहने का मतलब है कि ये जो आता है एक तटीय राज्य है। ठीक है, ये तटीय राज्य है, चिल्का झील आप नाम जानते भी होंगे, और समुद्र के किनारे भी लगता है। जबकि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा है वो इतना उसमें नहीं लगते हैं, ये अलग है एकदम से। तो वही कहने का मतलब उसके ज्यादातर जो जल का उपयोग होता है वो इन्हीं पर होता है, इन तीनों में। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है? तो ये कहते हैं अंतिम सीमा मूल्य, यानी कि प्राइस सीलिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो पहले देखो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 ऐसे करके दिया है, और ये भी दिया है। इसका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम देखो, एलसीएम का मतलब आप दोस्तों सबसे पहले ये देखो कि इसमें से 2 है सबसे छोटा, देखो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 की पावर यहाँ 4 है, 2 की पावर यहाँ 2 है, तो बड़ा वाला आप ले लो, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणा करिए, ये 2 की पावर 4 है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, 2 की पावर 4 गुणे में। अब आगे देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, तो आप बड़ा कौन सा होगा? 3 की पावर 6, तो हम इसको ले देते हैं 3 की पावर में 6, गुणा करिए। अब आगे देखो यहाँ पर है 5, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5, तो बड़ा वाला कौन है? 5 की पावर ये 5 वाला, तो लिखेंगे 5 की पावर 5 हो जाएगा, ये 5 है यहाँ पर 5, गुणे में अगला मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। अब देखो 7, 7 की पावर 2, यहाँ कुछ दिया नहीं है क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो आप देख लो कहाँ लिखा है पावर, पहले देख लो 4 6 5 2, 4 6 5 2, अब आप मिला लो बेस, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 5 तो है ही, 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर चौथा ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, नीचे दी गई छात्र के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए हैं, आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है भाई, देखो ये दिया है हाफ ईयरली के जो नंबर हैं ये सारे के सारे, और ये नंबर हैं इसके एनुअल एग्जाम के नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको ध्यान से। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, चाहो चलो ठीक है। यहाँ से अब कह रहा है क्वेश्चन,
छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम सुधार करा। यानी कि अर्धवार्षिक में उसके नंबर आए हों, लेकिन थोड़ा सा एकदम सुधार हुआ हो, सबसे कम सुधार हुआ हो उसके बाद होने वाले पेपर में, यानी कि वार्षिक में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये ला रहा था 80, फिर लाया यहाँ पर 85, 5 नंबर बढ़ा। यहाँ पर 70 लाया था, फिर लाया वहाँ पर 73, 3 नंबर लाया था। फिर 65 से 87 तो काफी बढ़ गया। 77 से 71 कितना बढ़ा? या अब इसमें हिंदी में कितने बढ़े? 80 से 85 यानी कि 5 नंबर बढ़े। इसमें से 70 से 73 यानी कि 3 नंबर, और 65 से 87 हो गए। ये देखिए 65, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये बढ़े कितने? 65 85 यानी कि 22 नंबर बढ़ गए होंगे। 77 से 71 ये तो घट गए हैं। और इसमें कह रहा है कि न्यूनतम सुधार की बात हो रही है। इसमें सुधार तो नहीं हो रहा ना, इसमें पीछे जा रहा है। पहले 77 फिर ये। अब देखो 79 से 81 कितने नंबर लाया? 2 नंबर। तो इसमें 5 ज्यादा लाया था, 3 लाया था। 22 इसमें केवल 2 नंबर लाया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान में एक खेल हुआ उसके साथ। कितने? 79 में से अब की बार 81 लाया, 2 नंबर बढ़ाया। सामाजिक विज्ञान उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, ठीक वही है पूरा का पूरा ग्राफ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है टेबल पे, कि किस विषय में छात्र के प्रदर्शन में गिरावट आई है। यानी कि कौन सा विषय है जिसमें उसने अंक पहली की अपेक्षा कम पाए हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, इसमें 80 थे, 85 हैं, तो बढ़ तो गए भाई। ये पहले का पेपर हुआ था, ये वार्षिक है। जैसे 70 से 73 आए, ये भी बढ़ा है। पहले 65 ला रहा था, अब 87 लाया, अच्छा बढ़ा स्कोर। अब इसमें 77 लाया था, अब 71 लाया है। तो यहाँ पर देखो इसका गिरावट हो गई इसमें। क्यों? क्योंकि 77 लाया था पिछली बार, और जब फाइनल एग्जाम हुआ तो केवल 71 ही लाया। और यहाँ 79 81 यहाँ तो कम से कम बढ़ा है। तो केवल 77 71 यानी कि कम हो रहा है। तो विज्ञान विषय में ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? पहला सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही दे के रखा है। ये सब कुछ वही कंडीशन है। अब कुछ नया घुमा के दिया है। क्या दिया है इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें कह रहा है कि छात्र ने किस विषय में अपने प्रदर्शन में अर्धवार्षिक परीक्षा की अपेक्षा वार्षिक परीक्षा में अधिकतम सुधार किया है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा सुधार किया है किसमें? तो जरा ध्यान से देखो कि पहले उसने सुधार किया था, 80 से 85 नंबर लाया, तो केवल 5 नंबर का उस सुधार कर पाया। 70 से 73 लाया, मतलब केवल 3 नंबर बढ़ा पाया। 65 से 87 लाया, हो सकता है इसको गणित की कोचिंग लगवा ली हो, इसलिए इसने ज़्यादा अच्छा खासे मार्क्स हासिल कर लिए। तो 65 थे, पहले 65 लाया था अर्धवार्षिक में, जब फाइनल का एग्जाम हुआ तो 87 नंबर लेके आ गया। तो देख लो कितने बढ़ा लाया। तो 65 20 85 यानी कि 22 आ जाएगा। 22। अब यहाँ तो देखो भैया कट गए, कोचिंग छोड़ दिया होगा उसने। 79 से 81 हो गए, 2 ही नंबर बढ़े। तो सबसे ज्यादा सुधार की बात हो रही है। तो ये किस में कर पाया? वो जिसमें गणित विषय में कराया, क्योंकि 65 से अब 87 ले आया, तो बढ़ तो गए ना, तो गणित विषय होगा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो आप कि तीसरा सही उत्तर हो जाएगा गणित वाला। कितने ग्राफ से क्वेश्चन है। फिर देखो आगे चौथा नंबर है शायद। इसमें कह रहा है सब कुछ वही कंडीशन है। हिंदी में छात्र के प्रदर्शन में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ हिंदी में? तो हिंदी कहाँ है? यही तो है हिंदी। पहले 80 लाया था, अब ला रहा है 85। तो आप बताओ कि पहले वाला जो होता है वो लाता था 80 नंबर लाता था, अब कितने लाया है? 85। तो कितने बढ़ा दिए उसने? 5 नंबर बढ़ा दिए। और हमें परसेंटेज निकालना है, तो आप 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये कटेगा किससे? ये कट जाएगा 50 कर दीजिए इसको, 50 बटे में 8, और काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे में 4% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 25 बटे में 4%। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर लिखा है 25 बटे 4, तो देख सकते हैं आप ऑप्शन में चौथा नंबर करेक्ट हो जाएगा 25 बटे 4 वाला। ठीक है, इसमें देखो ये डरना नहीं आपको कि ये क्या क्या आ गया, टाइम लगेगा कैलकुलेशन, बस आप पढ़ना है आपको ठंडे दिमाग से, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं कि आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई यूपीएससी का दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप सिलेक्शन भी पाओगे। ठीक है, लगातार आप लगे रहिए, बस छोड़िए ना बीच में। कहीं से भी तैयारी करिए, मैं नहीं कहता हूँ मेरा ही चैनल देखिए, लेकिन कहीं से भी देखिए, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए। देखो कथन क्या कह रहा है, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन बोलता है। यानी कि विज्ञापन क्या कह रहा है, हमें ध्यान देना होगा इस पर, क्योंकि सब कुछ हमारा कथन ही होता है, उसी को हम फॉलो करते हैं। कह रहा है कि
आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लैटिनम का उपयोग करते हैं, यानी कि प्लैटिनम धातु मिलाते हैं जिससे कि हमारा जो आभूषण होता है वो चमकता है। ठीक है भाई, प्लैटिनम एक चमकदार धातु है, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि प्लैटिनम मिलाने से इनका आभूषण चमक जाता है, इसका मतलब ये चमकदार धातु होगी तभी तो चमक रही धातु है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है आभूषण बनाने के लिए प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि ये कह रहा है ना कि प्लैटिनम का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? आभूषण में। तो भले ही वो चमक के लिए करते हो, लेकिन ये तो हो गया ना कि आभूषण बनाने के लिए हम प्लैटिनम का यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दोनों ही सही हो जाएंगे। तो चौथा वाला धाड़ा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नीट है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो दोस्तों माफी चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आगे प्रॉब्लम हो जाती है एडिट करने में, इसलिए मैं 90 तक ही पार्ट करवा पाया हूँ। इसके आगे वाले क्वेश्चंस आपको मेहनत नहीं करनी है, तो इसके आगे वाले क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा अगला पार्ट, उसी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अगला पार्ट खुल जाएगा। ठीक है, नीचे देखेंगे तो आप यूट्यूब का साइन होगा और अगला पार्ट लिखा होगा, तो अगला पार्ट पे क्लिक करते ही डायरेक्ट इसके आगे क्वेश्चन खुल जाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, वो वीडियो चलने लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन है आपका तो जरूर कहिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। आप में से सभी दोस्तों को पता होगा कि आप में से जितने भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे उन सब का रिप्लाई हम अवश्य देते हैं और दिया भी होगा। अगर आप में से कोई होंगे तो आप कह भी सकते हो, ठीक है, या आप देख सकते हो। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कुल मिला के आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, ये भी हमारी कोशिश रहेगी और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं आपको देना है, फ्री में आपकी तैयारी करवाएंगे और सिलेक्शन तक आपको लेकर के जाएंगे। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जो लिया होगा, और नहीं दबाया दोस्तों तो अब बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चाहते हैं ग्रुप डी की भी तैयारी आपकी चलती रहे तो ग्रुप डी के भी प्रीवियस ईयर पेपर हम बहुत सारे करवा चुके हैं और अभी भी करवा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा हमारे चैनल की, वहाँ पर सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ग्रुप डी की, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन और साथ ही साथ रेलवे के जो भी हमने इंटरव्यूज लिए हैं वहाँ जाकर के ग्राउंड पे, वो भी आपको सारे मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें नाम है जिस नाम से उसी को ओपन करेंगे। साथ ही साथ मैथ के लिए आपको समस्या ना हो इसलिए मैथ की भी हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, तो गणित वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे में, उन सबको हमने करवाया है और जो कुछ बचे हुए हैं उनको भी अब हम कवर कर लेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों एक बार जरूर देखिएगा, आप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।